नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 9th के केमिस्ट्री के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का क्लास 9th का, उसमें ये जो थर्ड वीडियो है उसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ही है यहाँ पे। तो किस तरीके से आयन का फॉर्मेशन होता है उससे जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो एटम है उसमें कौन कौन से वेरियस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे और इसके बारे में और अधिक हमें डिटेल में जानना है अगले चैप्टर में, यानी जो चैप्टर 4th है केमिस्ट्री का उसमें। तो एटम में होता क्या क्या है? तो एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि हर एक प्रोटॉन पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। और हम लोग एक चीज और जानते हैं कि हर एक जो एटम है वो नॉर्मली, हमेशा नहीं, नॉर्मली वो उसमें इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर्स ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं, ताकि वो बैलेंस करके और उस एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए। तो वो एटम जो है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। और न्यूट्रॉन से तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि उस पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। और यदि क्या हो कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जो हो वो एक या एक से अधिक बढ़ जाए, मतलब या फिर हम उसको हटा दें या फिर उसमें हम ऐड कर दें, तब हमारा जो एटम है वो नॉर्मल नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो नॉर्मल नहीं होगा। तो उस पर ओवरऑल कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। तो या तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन उसमें से हट सकता है या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है दूसरे एटम से। तो दोनों कंडीशन को हम देखेंगे कि कब क्या होगा। तो जब एटम में से इलेक्ट्रॉन को, मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉन से उसका इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो कम हो जाए, यानी कि प्रोटॉन से, सिंपली हम कहें कि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाए उस एटम में, तब हमारा जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का जो नंबर था वो कम हो गया, तो प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, तो इस कारण से वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और सेकेंड केस क्या होगा कि यदि उस एटम में अधिक इलेक्ट्रॉन, मतलब कहीं दूसरे एटम से अधिक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया जो नॉर्मल में वहाँ पे प्रोटॉन का जो नंबर था वही इलेक्ट्रॉन का नंबर था, ताकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे एटम से आ गया और उसके पास आया, तो वो जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन उस एटम पे आएगा तो वो निगेटिवली चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन उस एटम से जाएगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो केवल इलेक्ट्रॉन ही जो है वो ट्रांसफर हो पाता है एक एटम से दूसरे एटम में और आयन का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसा इस कारण से, क्योंकि हमारा जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, मतलब एटम है, एटम के बीच में जो न्यूक्लियस होता है वहां पे प्रोटॉन होता है, तो वहां से उसे निकलना, एस्केप करना उस एटम से बहुत मुश्किल है। इस कारण से जो भी जिसका भी ट्रांसफर होता है वो कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है एटम से। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, हमारे एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब आयन के बारे में जानते हैं। अभी तो हम लोगों ने जान लिया कि एटम में कौन कौन सा प्रेजेंट रहता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आयन जानते हैं, आयन का कैसा फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से आयन होते हैं। तो कोई भी आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो सकता है या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड एटम हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। तो आयन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड एटम या फिर पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप ऑफ एटम। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें कि यहाँ पे सोडियम आयन है, यानी कि ये होता है Na+, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम आयन हो गया तो Mg2+ हो गया। क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन तो Cl-, ऑक्साइड आयन तो O2-। तो ये सब जो आयन हैं वो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो या तो इलेक्ट्रॉन के लॉस से या फिर इलेक्ट्रॉन के गेन से इन एटम जो हैं वो आयन का फॉर्मेशन किए हैं। तो यहाँ पे हम कह क्या सकते हैं कि जब ये आयन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनमें इक्वल नहीं है। तो दो टाइप्स के आयन होते हैं, फर्स्ट जो है हमारा कटायन और सेकंड अनायन। तो कैसे कटायन का फॉर्मेशन होता है, कैसे अनायन का फॉर्मेशन होता है, तो कटायन होते क्या हैं सो जान लेते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग कटायन के नाम से जानते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन का जो नंबर है यहाँ पे बढ़ गया, तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ने का कारण क्या है कि वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होकर के दूसरे एटम पे चला गया, तभी तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा।
यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सोडियम एटम है ये कटायन का फॉर्मेशन करता है यानी पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Na+ ये बना रहा है यानी Na+ हो गया, तो प्लस हुआ यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो था वो बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ से बाहर निकल गया, तो ये Na+ बचा, तो ये सोडियम आयन हमारा हो गया और ये कटायन का फॉर्मेशन किया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ देख सकते हैं। अब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा जो हमारा मेटल्स हैं यानी सभी जो मेटल्स हैं मेटल एलिमेंट वो कटायन का फॉर्मेशन करते हैं यानी उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। केवल दो ऐसे नॉन मेटल हैं, केवल दो ऐसे नॉन मेटल जो कि कटायन का फॉर्मेशन करते हैं। वो दोनों नॉन मेटल कौन कौन से हैं? तो एक हाइड्रोजन आयन मतलब वो कटायन का फॉर्मेशन करता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और दूसरा है अमोनियम आयन यानी कि NH4। तो ये हमारा कंपाउंड है, ये अकेला कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो हमारा एक एलिमेंट है जो कि कटायन का फॉर्मेशन किया और अमोनियम आयन कटायन का फॉर्मेशन किया। तो कटायन जो मतलब ये दोनों नॉन मेटल्स के कटायन हो गए। तो हम लोग अब जानेंगे कि किस कारण से पॉजिटिव चार्ज जो है वो कटायन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और हमारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन में 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो होगा क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला गया तो इलेक्ट्रॉन जब वहाँ से जाएगा तो क्या है कि प्रोटॉन का जो नंबर है वो तो बढ़ जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे जैसे सोडियम था तो सोडियम के पास हमारा प्रोटॉन का नंबर 11 था यानी 11 पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी 11 पॉजिटिव चार्ज जब तक ये सोडियम एटम है। तो ओवरऑल क्या हुआ यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव को मतलब यहाँ पे ऐड करेंगे तो 0 आएगा यानी ओवरऑल चार्ज 0। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल है। अब जब यहाँ पे सोडियम आयन बन गया यानी एक इलेक्ट्रॉन ये लूज किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अब 10 रह गया, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 11 हो गया यानी कि +1 ये एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पे +1 एक्स्ट्रा हो गया +1, तो यानी कि यहाँ पे +1 चार्ज आ गया। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि किस तरीके से कटायन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जितने भी मेटल्स एटम हैं वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देते हैं और सभी मेटल जो हैं वो कटायन का फॉर्मेशन करते हैं यानी पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो यदि एटम मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो कटायन का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यदि कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वहाँ भी कटायन का ही फॉर्मेशन होगा यानी कि पॉजिटिव आयन ही, लेकिन वो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर हम दिखाएंगे। और यदि कोई एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर जो है वो भी कटायन का ही फॉर्मेशन करता है और उस पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लिथियम आयन। तो लिथियम आयन, आपने लिथियम बैटरी के बारे में सुना होगा, जो हमारा मोबाइल फ़ोन में का जो बैटरी होता है रिचार्जेबल बैटरी, वो लिथियम आयन बैटरी होता है। और उसमें क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है मतलब मोबाइल को जब हम ऑपरेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन उसका जो है वो लूज होते जाता है, मतलब उसमें से हटता है। और फिर जब हम चार्ज करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है। तो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे मतलब है उसमें। तो लिथियम आयन हो गया। अब निगेटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज को तो हम जान गए कि पॉजिटिवली चार्ज को कटायन कहते हैं। अब निगेटिवली चार्ज आयन जो है उसे हम लोग अनायन के नाम से जानते हैं। निगेटिवली चार्ज आयन को अनायन के नाम से, निगेटिवली चार्ज आयन को हम लोग अनायन के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं जैसे कि हमारा क्लोराइड आयन हो गया, Cl- ऑक्साइड आयन हो गया, O2-, ये सब जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयन है। तो अनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो यहाँ पे एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एटम पे आ जाएगा दूसरे जगह से, मतलब कहीं दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पे वो ले लेगा खुद से, तो इसके पास निगेटिवली चार्ज्ड आ जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ये लिया तो हुआ क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो नंबर था वो बढ़ गया, किसके कंपेरिजन में? तो प्रोटॉन के कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो बढ़ गया। तो इस कारण इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हम शो कर देंगे, यानी जितना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से जो एटम लेगा उतना ही निगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन वो लिया और क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे ये क्या किया कि एक्सेप्ट किया 1 इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया तो इस कारण निगेटिव चार्ज हो गया।
यहाँ पे। तो जितने भी हमारे नॉन मेटल हैं वो अनायन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी उन पे निगेटिव चार्ज होता है। हम लोगों ने जाना कि जितने भी मेटल्स हैं वो कटायन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि नॉन मेटल्स के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। अब कैसे अनायन का फॉर्मेशन होता है, कैसे उस पर निगेटिव चार्ज आता है, तो जैसे हम लोगों ने अनायन में देखा था वैसे ही कटायन में देखते हैं। तो अगर क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन एटम जो है उसमें 17 नंबर होता है प्रोटॉन का और 17 होता है इलेक्ट्रॉन का। अब हुआ क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन वो किसी दूसरे एटम से वो ले लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो बढ़ गया, यानी कि 18 हो गया अब इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन जो था वो तो 17 का 17 ही है। तो जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस आएगा, तो ये 1 माइनस जो है यानी कि ओवरऑल जो चार्ज है वो 1 माइनस हो गया क्लोराइड आयन पे। अब तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब बहुत सारे जो नॉन मेटल्स हैं वो करते क्या है कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर लेते हैं, जबकि कुछ नॉन मेटल्स हैं, बहुत सारे जो नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं वो अनायन का फॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो यदि कोई एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसे हम बोलेंगे कि उसके ऊपर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज आ गया। उसी तरीके से अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 यूनिट निगेटिव चार्ज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा तो 3 यूनिट निगेटिव चार्ज। इसी तरीके से जितना वो गेन करेगा उतना निगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। अब सिंपल आयन और कंपाउंड आयन, सिंपल आयन या कंपाउंड आयन क्या होता है, और कंपाउंड आयन को ही हम लोग पॉली एटॉमिक आयन भी कहते हैं। तो वैसे आयन जो कि सिंगल एटम्स में बने, मतलब कोई सिंगल एटम है उस पे आयन का फॉर्मेशन हो, या तो वो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो या फिर निगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो, यानी कटायन बने या फिर अनायन बने, लेकिन वो सिंगल एटम ही हो, तब उसे हम सिंपल आयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें सोडियम आयन का, तो सोडियम आयन, सोडियम हमारा सिंगल है तो ये इसे हम सिंपल आयन कहेंगे, Na+ हुआ। उसी तरीके से अगर मैग्नीशियम आयन की बात करें तो Mg2+ हो गया, एल्युमिनियम आयन की बात करें तो Al3+ हो गया, ऑक्साइड आयन की बात करें तो O2- हो गया, क्लोरीन आयन की बात करें तो Cl- हो गया, यानी कि ये सब भी हमारे सिंपल आयन हैं। और सिंपल आयन को हम लोग मोनो एटॉमिक आयन के नाम से भी जानते हैं। अब वैसे आयन जो कि फॉर्म होगा जब ग्रुप ऑफ एटम्स एक साथ ज्वाइन होंगे, मतलब एक एटम से अधिक, एक एलिमेंट के मतलब एटम है उससे अधिक अगर एटम रहेगा और वो ज्वाइन करके किसी आयन का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कटायन या फिर अनायन का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसे हम कंपाउंड आयन कहेंगे, या फिर उसी का नाम एक और पॉली एटॉमिक आयन है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, अमोनिया। तो अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास होता है NH4+, मतलब अमोनियम आयन, अमोनियम आयन है वो NH4+ हो गया, यानी यहाँ नाइट्रोजन भी है हाइड्रोजन भी है, एक एटम से अधिक है, तो इस कारण से ये कंपाउंड हो गया। उसके बाद अगर कार्बोनेट की बात करें तो CO3 तो यहाँ क्या है हमारा, तो कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है, यानी कि एक से अधिक एटम है। उसी तरीके से अगर हम सल्फेट आयन की बात करें तो सल्फेट आयन हमारा क्या हो जाता है SO4 तो यहाँ भी क्या है कि सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो 2 एटम मिलकर के बना है। तो इस तरीके से 2 या 2 से अधिक एटम मिलकर के जो बनेगा कंपाउंड, वो हमारा तो कंपाउंड होगा ही। तो यहाँ पे कंपाउंड आयन हुआ, और कंपाउंड आयन यानी मोर देन आयन, तो इस कारण से हम इसे पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। और जब अगर सिंगल एटम से अगर आयन बने तो उसे हम मोनो एटॉमिक आयन कहते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ कॉमन आयंस जिनका कि आगे हम यूज करना होगा। तो इसको अगर हम याद कर लें, जैसे पॉजिटिव आयन मतलब कटायन का कुछ दिया हुआ है, उसके बाद अनायन का दिया हुआ, जैसे सोडियम आयन है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, कॉपर आयन, जिंक आयन, आयरन आयन और एल्युमिनियम आयन। तो ये सब जो है ये पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद निगेटिव चार्ज वाले अगर हम देख लेते हैं तो क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, यहाँ भी सल्फेट हो गया, ऊपर नाइट्रेट था, उसके बाद सल्फाइड था, और फॉस्फेट आयन। तो ये सब जो है हमारा निगेटिवली चार्ज्ड आयन है। अब एक हम लोग देख लेते हैं कि जो भी अगर किसी के हेड में अगर कोई इंजरी हो, ब्रेन में अगर कोई इंजरी हो, तो उसे पता करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं कि उनके नर्व सेल में सोडियम और पोटेशियम डालते हैं। और सोडियम पोटेशियम जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल, मतलब उनके ब्रेन से इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या करता है कि इनको डॉक्टर को प्रोवाइड कराता है। डॉक्टर क्या करते हैं कि ग्राफिक्स की मदद से कंप्यूटर पे वो EEG यानी इलेक्ट्रोइंथैल्पोग्राम एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके यूज से वो पता लगाते हैं कि हाँ उनके ब्रेन में कोई इंजरी है या नहीं। और ये जो EEG है जो ग्राफिक्स से चलता है और कंप्यूटर में, और ये उसके बाद क्या किया जाता है कि बहुत सारा
डिवाइस जो है मतलब उनके स्कैल्प में लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रोड जो है उनके स्कैल्प में लगा दिया जाता है, और उन्हीं इलेक्ट्रोड से इंफॉर्मेशन जो है मतलब जो इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है उसे कंप्यूटर पे डॉक्टर चेक करके बता देते हैं कि उनके दिमाग में है या नहीं। तो इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम का यूज करते हैं, दोनों एटम का। अब आयनिक कंपाउंड होते क्या हैं, तो वैसे कंपाउंड जो कि आयन से बने हों उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, जो आयन से बने हों उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड होंगे क्या, तो आयनिक कंपाउंड जो भी बनेंगे उसमें दोनों का मिक्सचर होगा, मतलब कटायन और अनायन दोनों से मिलकर ही हमारा आयनिक कंपाउंड बनेंगे, मतलब पॉजिटिव आयन भी होगा और निगेटिव आयन, ये दोनों मिलकर के, और ये दोनों जब मिलते हैं और आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो जो आयनिक कंपाउंड है उसके बीच में बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उन आयनिक कंपाउंड को होल्ड करके रखता है, और जिस बॉन्डिंग से होल्ड करके रखता है उस बॉन्डिंग का नाम आयनिक बॉन्ड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ जो है वो आयन का जो नंबर है यानी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन मतलब कटायन और अनायन का जो नंबर है वो इक्वल होता है जब वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से जो ओवरऑल चार्ज होगा उस आयनिक कंपाउंड पे वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव का जो वैल्यू है वो इक्वल है। तो इस कारण उसके ऊपर जो चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर अगर सेम हो गया तो चार्ज जो है वो सेम हो गया, तो सेम हो गया तो कैंसिल आउट, ओवरऑल चार्ज जो है उस पर जीरो। तो इस तरीके का जो हमारा आयनिक कंपाउंड है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम आयन यानी Na+ और क्लोराइड आयन यानी Cl- से मिलकर के बनता है। अब कुछ जो आयनिक कंपाउंड्स है उनका नाम यहाँ पे दिया गया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे है जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये जो भी कंपाउंड हमारे बने हैं आयनिक कंपाउंड, इनमें पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों के मतलब दोनों जब मिले कंबाइन किए तभी ये कंपाउंड हमारे बन पाए। तो देख सकते हैं इधर आयन जो प्रेजेंट है इनमें वो दिया गया है, तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और अगर याद करना हो तो याद कर लीजिएगा। तो जब भी हम लोग देखते हैं किसी भी कंपाउंड का अगर मेटल और नॉन मेटल का, तो हम लोग एक बार ये जरूर हमें चाहिए कि उसे हम आयनिक कंपाउंड कह सकते हैं, मतलब मेटल और नॉन मेटल से बने हुए जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कह सकते हैं। तो यहाँ एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि बताना है कि कौन कौन से आयन इसमें प्रेजेंट हैं, और उसके ऊपर जो आयन है वो मतलब आयन पे जो चार्ज होगा मतलब वो भी हमें बताना है। तो यहाँ पे Al2SO4 होल थ्राइस है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम Al3+ हो गया, उसके बाद सल्फेट SO4 2- हो गया। उसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड है तो Ca2+, Cl-, K2SO4 है तो K+, और SO4 2-, KNO3 है तो K+, और NO3-, CaCO3 है तो Ca2+ और CO3 2-, मतलब यहाँ पे दोनों 2-2 हो जाता है। बाकी का तो सिंपल है, मतलब उसका चार्ज जो है वो इस पे शो करता है, मतलब कितना वो एटम है यहाँ पे उतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट होता क्या है। तो फार्मूला मास डिस्क्राइब करने से पहले सबसे पहले हम फार्मूला यूनिट के बारे में जान लेते हैं कि फार्मूला यूनिट किसी भी आयनिक कंपाउंड का होता क्या है। तो कोई भी जैसे आयनिक कंपाउंड है वो बहुत बड़ा होता है, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज बहुत ज़्यादा नंबर में मिल करके और वो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग Na+ और Cl-, लेकिन यहाँ पे Na+ और Cl- का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, और ये दोनों मिल करके Na+ Cl- n यानी n टाइम्स है। तो NaCl जो है वो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला हुआ सोडियम क्लोराइड का, ये एक्चुअल फार्मूला इसका नहीं हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ हम दोनों में डिफरेंस दिया गया है। तो फार्मूला यूनिट यहाँ देख सकते हैं ये हो गया फार्मूला यूनिट, यानी एक सिंगल हम लोग जब ले लिए पॉजिटिव आयन और एक सिंगल निगेटिव आयन, दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो गया ये हमारा हो गया, इसी को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है वो एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे मतलब लार्ज अमाउंट में सोडियम आयन और लार्ज अमाउंट में क्लोराइड आयन मिलकर के ही
हमारा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो देख सकते हैं ये एक नमक का एक छोटा सा जो हमारा क्रिस्टल होता है उसका बहुत इन लार्ज इमेज दिखाया गया है। इसमें भी बहुत सारे सोडियम आयन और बहुत सारे क्लोराइड आयन मिलकर के बने हुए हैं और दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर हम आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं उससे ये जुड़े हुए हैं। तो सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन आयन का जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट प्रोड्यूस करता है उसी को हम लोग फार्मूला यूनिट कहते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड का। यानी सिंपलेस्ट तो उसमें क्या होगा कि जैसे मतलब एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन से बने या दो पॉजिटिव आयन दो निगेटिव आयन से बने, मतलब जो भी सिंपलेस्ट उसका जो फॉर्म होता है उसी को हम लोग फार्मूला यूनिट कहते हैं उस कंपाउंड का। अब फार्मूला मास क्या होता है? तो चूंकि जो आयनिक कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में नहीं रहता, मतलब वो सिंगल नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो इस कारण से एक टर्म हमारे पास मतलब मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ पे यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये है नहीं, तो मॉलिक्यूलर मास यूज करना करेक्ट नहीं है। तो इस कारण से मॉलिक्यूलर मास के जगह पे यहाँ पे हम फार्मूला मास यूज करते हैं। तो फार्मूला मास किसी भी आयनिक कंपाउंड का वो मास होता है जो कि रिलेटिव मास होता है। रिलेटिव मास कैसे? तो इसके फार्मूला यूनिट को हम जब कंपेयर करते हैं कार्बन 12 एटम से तब हमारा इसका फार्मूला मास निकल करके आता है और कार्बन 12 एटम को हम लोग 12 यूनिट लेते हैं। तो दूसरे शब्दों में कह क्या सकते हैं कि एटॉमिक मास जो है किसी भी एटम का वो सम है, मतलब फार्मूला मास जो है वो एटॉमिक मास यूनिट का सम है। अब कैसे हम लोग फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे? तो एटॉमिक मास किसी भी एटम का और उसके आयन का बिल्कुल सेम होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कारण वो पॉजिटिव आयन या फिर निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, कटायन या आनायन में, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, मतलब एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, या तो उसके ऊपर आया तो अगर आएगा तो वो अनायन फॉर्मेशन किया या फिर उसके पास से इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया, तो इतना कम उसका इलेक्ट्रॉन का मास होता है कि निग्लिजिबल लेकर के, और हम लोग एटॉमिक मास और जो हमारा उस आयन का जो मास है उसे हम सेम ले लेते हैं, कोई डिफरेंस नहीं लेते हैं। तो इस कारण हमारा जो कैलकुलेशन होता है उसमें इजी हो जाता है क्योंकि दोनों को तो सेम ही लेना है। और क्वेश्चन में अधिकतर क्वेश्चन में जो है इसका वैल्यू एटॉमिक मास का वो दिया हुआ रहेगा। तो जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट है, इसमें एटॉमिक मास दिया हुआ है पोटेशियम का 39 यूनिट, कैल्शियम जो हमारा कार्बन है उसका 12 यूनिट और ऑक्सीजन जो है उसका 16 यूनिट दिया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे K2CO3 है, यानी K2CO3, यहाँ पे पोटेशियम का कितना नंबर है 2, कार्बन 1 है और हमारा ऑक्सीजन 3 है। तो उसी तरीके से जो पोटेशियम का जो हमारा एटॉमिक मास दिया हुआ है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद कार्बन जो है वो तो सिंगल है तो उसमें हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और जैसे कि ये 2 × 39 दिया गया तो 39 हो गया, प्लस कार्बन का जो जितना है यानी कार्बन का 12 है तो 12 हम प्लस कर दिए। उसके बाद ऑक्सीजन जितना है उसमें से 3 हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3 × 16। उसके बाद सबको हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऐड करेंगे वही इसका फार्मूला मास आ जाएगा। तो फार्मूला मास पोटेशियम कार्बोनेट का जो है वो 138 यूनिट हो जाएगा। अब केमिकल फार्मूला होता क्या है? तो केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल के कंपोजिशन मतलब कंपोजिशन से बना हुआ है, और इसमें हम उसके सिंबल के टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसमें सिंबल देखते हैं और वही सिंबल से हमें उसका केमिकल फार्मूला लिखते हैं। तो आगे जब हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फार्मूला किसी भी कंपाउंड का हमें बताता है कि वो किस काइंड के एटम से बना हुआ है, जबकि एटम का कितना नंबर है और वो कौन कौन से वेरियस एलिमेंट्स के एटम उस एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है। यानी कि हमें क्या बताएगा? काइंड्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स, और उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल्स में कितने वेरियस टाइप्स के एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका नंबर बताएगा। तो जैसे यहाँ पे सिंबल जो है, अगर हमारा कोई एलिमेंट है उसमें जैसे एटम है, किसी भी एलिमेंट का एटम है तो उसके लिए वो मतलब वो कितना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 2, 3, 4 इस तरीके से उसमें सबस्क्रिप्ट देंगे लोअर फिगर में। जैसे अगर एग्जांपल हम लोग देख लें सिंपल हमारा वाटर का, तो वाटर में क्या है H2O, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कितना है, तो मतलब एलिमेंट जो है वो कितने एटम से मिलकर के बना? 2 एटम से।
एलिमेंट जो जैसे H2O की अगर हम बात करें तो H2O जो है वो दो एलिमेंट से मिलकर के बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो उसके बाद ये जो है यही सबस्क्रिप्ट होता है, तो सबस्क्रिप्ट नंबर बता रहा है कि ये जो हमारा एटम है हाइड्रोजन का वो कितना एटम है, तो 2 एटम है, तो ये हमारा केमिकल फार्मूला है, तो ये बता रहा है। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर तो 1 है, तो जब 1 रहे तो हम उसे नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया कि क्या होता है हमारा केमिकल फार्मूला अगर सिंपल हमारा कोई मॉलिक्यूल का लिखना है। अब आयनिक कंपाउंड जो है वो भी फॉर्म होते हैं, मतलब किनके कॉम्बिनेशन से आयनिक कंपाउंड, तो वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से हमारा आयनिक कंपाउंड बनता है। तो यहाँ है क्या कि जो भी मेटल्स होंगे उन्हें हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, यानी कि स्टार्टिंग में जब हम नाम लिखना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में हम मेटल का नाम लिखेंगे और सेकंड वाला जो पोर्शन होता है उसमें नॉन मेटल्स का, क्योंकि आयनिक कंपाउंड हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। और इस तरीके से लिखते हैं कि जो नेमिंग लिखना है हमें मेटल का, तो मेटल का जो नाम होता है वो एज इट इज, मतलब सेम टू सेम मेटल का नाम लिख लेते हैं, और नॉन मेटल का जो नाम है उसमें हम IDE, मतलब नॉन मेटल का जो पार्ट है उसमें हम IDE ऐड करते हैं, जैसे ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड, इस तरीके से। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे इसका हम नेमिंग करेंगे, जब हमारा मतलब केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे आयनिक कंपाउंड का। तो जैसे MgO है, तो MgO में हमारा दो, मतलब एक नॉन मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है। तो स्टार्टिंग में हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नीशियम, क्या है मैग्नीशियम, और उसके बाद है ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जो हो गया है वो मेटल हो गया, तो इसका हम लोग तो मैग्नीशियम कहते हैं, जो मेटल का नाम है वही, और स्टार्टिंग में लिखे भी। और ये है हमारा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में हम क्या किए, IDE लास्ट में हम ऐड किए, इसी कारण से इसका हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर NaCl की बात करें तो यहाँ पे सोडियम है हमारा, क्या है सोडियम, NaCl में सोडियम हो गया और क्लोरीन हो गया। तो सोडियम को तो हम सोडियम कह रहे हैं, लेकिन क्लोरीन को हम क्या कह रहे हैं, क्लोराइड। तो क्लोराइड हो गया, IDE इसमें भी ऐड हो गया। अब उसके बाद है CuS, तो यहाँ पे कॉपर है और सल्फर है। तो कॉपर को तो हम कॉपर कह रहे हैं, ये मेटल है, मेटल को स्टार्टिंग में रखते हैं, तो कॉपर को तो कॉपर कह रहे हैं, लेकिन सल्फर को हम क्या कहेंगे, सल्फाइड। तो ये हो गया हमारा कॉपर सल्फाइड। तो इस तरीके से हम आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला मतलब लिखते हैं, उसका नेमिंग किस तरीके से करते हैं सो आपने देख लिया। तो अब कोई कंपाउंड जो कि 2 एलिमेंट से अधिक मतलब बना हुआ हो, केवल 2 एलिमेंट से अगर कोई कंपाउंड बना हुआ हो तो उसे हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बना तो बाइनरी कंपाउंड, सोडियम और क्लोरीन से बना तो बाइनरी कंपाउंड, कॉपर और सल्फर से बना, तो ये सारे हमारे बाइनरी कंपाउंड हैं, क्योंकि ये 2 एलिमेंट को मिलकर के ही बने हैं। अब एबिलिटी किसी भी एटम का, तो अब हम क्या जानेंगे, तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फार्मूला जानने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं एक नया टर्म, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है। तो किसी भी एटम का एबिलिटी कि वो क्या करे कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करे, अपनी ओर शेयर इलेक्ट्रॉन को पुल करे, और तो उसी को हम उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 है, कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5, नाइट्रोजन का 3, क्लोरीन का 3, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4। तो एक एलिमेंट जो कि लोअर निगेटिविटी होगा, मतलब उसका निगेटिविटी कम होगा, उसे हम कहेंगे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, जबकि कोई एलिमेंट जिसका कि हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा उसे हम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आगे हमें मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फार्मूला लिखने में काफ़ी मदद करेगा। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो कि 2 डिफरेंट नॉन मेटल से बनते हैं, अभी तो हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड की बात की, तो आयनिक कंपाउंड किससे बन रहा था, तो एक मेटल और नॉन मेटल से। अब वैसा मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो कि 2 डिफरेंट नॉन मेटल एलिमेंट से बने, मतलब दोनों नॉन मेटल ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ होगा क्या कि जब हम फार्मूला लिखेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव नॉन मेटल को पहले लिखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, और जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हमारा नॉन मेटल है उसे हम बाद में यानी राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो जब नेमिंग करते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, तो जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, पहले तो कैसे लिखना है, मतलब लेस को पहले लिखना है, मोर को बाद में लिखना है। अब लेस
नॉन मेटल है उसका हम पूरा नाम लिखेंगे, मतलब जैसा नाम है वही लिखेंगे, जबकि जो मोर रिएक्टिव जो हमारा नॉन मेटल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल, उसके नाम में हम लास्ट में IDE ऐड कर देंगे, जैसा कि नॉन मेटल में हम लोग कर रहे थे जब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था, मेटल और नॉन मेटल जो आयंस थे उसको मिला करके, तो IDE हम लास्ट वाले में ऐड करते थे, तो यहाँ भी IDE हम ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि हमारा HCl है, यानी हाइड्रोजन भी नॉन मेटल और क्लोरीन भी नॉन मेटल, तो दोनों नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव है क्लोरीन के कंपेरिजन में, तो इसे हम पहले लिख दिए। उसके बाद हाइड्रोजन, इसका जब हम नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड इसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, तो हाइड्रोजन का तो नाम हमने पूरा लिख लिया, लेकिन क्लोरीन को हम लोग क्लोराइड यानी क्लोराइड यानी लास्ट में हमने IDE ऐड किया। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड में भी सेम उसी टाइप से करेंगे जैसा हमने आयनिक कंपाउंड के नेमिंग में किया था। उसी तरीके से हमारा दूसरा कंपाउंड है क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसमें भी फर्स्ट वाले को हाइड्रोजन और सेकंड वाले को सल्फाइड लिखें। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जब भी हाइड्रोजन, हमारा फर्स्ट लेटर तो होता ही है, फर्स्ट में लिखते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन का जो नंबर है वो मतलब ज़्यादा रहे या कम रहे, लेकिन उसको हम मोनो, डाई ये सब नहीं लिखेंगे। तो जब भी 2 या 2 से अधिक एटम होंगे हमारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड में और उनका जो नंबर का जो एटम, मतलब जो नंबर होगा एटम्स का, उसे हम एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स के फॉर्मूले से लिखते हैं। तो जब भी मोर देन 1 एटम हो किसी भी एलिमेंट में, मॉलिक्यूलर कंपाउंड में, तो उनका जो नंबर ऑफ एटम्स है उसे हम एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स के यूज से लिखते हैं। तो जैसे 1 एटम है तो उसके लिए मोनो हो गया, 2 एटम है तो उसके लिए डाई हो गया, 3 एटम है तो उसके लिए ट्राई हो गया, 4 एटम है तो टेट्रा हो गया, 5 एटम है तो पेंटा हो गया, 6 है तो हेक्सा हो गया। उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। तो ये जो प्रीफिक्स मोनो है वो फर्स्ट एलिमेंट के लिए, यानी कि जो हम स्टार्टिंग वाले लिखते हैं उसके लिए मोनो हम यूज नहीं करते हैं, मोनो यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर सेकंड में जो है वो अगर अकेला है तो उसके लिए हम मोनो यूज करेंगे। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, मोनो, डाई, ट्राई कहाँ। तो जैसे कार्बन CO है हमारा, क्या है, CO। तो यहाँ कार्बन जो है वो भी एक एलिमेंट, एक हमारा एटम है, और ऑक्सीजन का भी एक एटम है। तो कार्बन के लिए हम लोग मोनो यूज नहीं करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन के लिए मोनो यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड है यानी कि दोनों हमारा नॉन मेटल ही रहेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन के लिए कार्बन यूज किए और ऑक्साइड के लिए मोनोऑक्साइड। उसके बाद CO2, अगर CO2 है तो यहाँ पे कार्बन के लिए तो कार्बन यूज किए, लेकिन ऑक्साइड के लिए हम डाई ऑक्साइड, क्योंकि 2 है तो 2 के लिए डाई। अगर 3 रहता, जैसे हमारा इसके बाद है क्या, PCl3 है, तो यहाँ पे क्या है कि फॉस्फोरस तो एक है तो इसके लिए हम मोनो यूज नहीं करेंगे, लेकिन क्लोरीन 3 है तो इसके लिए हम ट्राई यूज करेंगे, यानी फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। अब उसके बाद हमारा है CCl4 हो गया, CCl4, यानी कि यहाँ पे कार्बन तो एक है लेकिन क्लोरीन हमारा 4 है, तो इसका हम नाम लिखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद PCl5 है, तो PCl5 में फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो इस तरीके से हम लोग नाम लिखेंगे जो सेकंड वाला होगा उसका। अगर फर्स्ट वाले में भी नंबर अगर जो है वो ज़्यादा हो जाए तो उसको भी हम मोनो को तो केवल नहीं लिखते हैं, लेकिन डाई, ट्राई जो रहेगा वो हमें प्रीफिक्स ऐड करना पड़ेगा। तो प्रीफिक्स जरूरी कब होता है, तो जब भी कोई बाइनरी मॉलिक्यूल यानी कि जिसमें दो क्या है, 2 एलिमेंट, 2 नॉन मेटल के जो एलिमेंट हैं उनसे जो हमारा कंपाउंड बना है, तो जब भी उनका जो नंबर है वो, अगर जैसे 2 एलिमेंट हैं, उन्हीं 2 एलिमेंट को मिला करके वो बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तभी हमें प्रीफिक्स लिखने का ज़रूरत पड़ता है, नहीं तो हम प्रीफिक्स नहीं लिखते हैं। जैसे अगर हम देखें एक एग्जाम्पल, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों एलिमेंट ही मिल करके लगभग 6 डिफरेंट कंपाउंड बनाता है। जैसे सबसे पहला हमारा बनाया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद ये N2O3,
यानी कि डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्स N2O, केवल N2O का फॉर्मेशन करेगा, केवल N2O का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे जब सिंगल रहता था तो फर्स्ट वाले के लिए नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पे डबल आ गया तो इसके लिए हम यूज करेंगे डाई नाइट्रोजन, ये डी कैपिटल होगा हमारा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इस तरीके से हम करते क्या है कि इनका नेमिंग करते हैं। तो बहुत सारा ये बना रहा है, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, उसके बाद डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड हो गया, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड हो गया, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हो गया। लेकिन यदि दो नॉन मेटल मिल करके केवल एक ही कंपाउंड बनाते हैं तब उनमें प्रीफिक्स लिखने का जरूरत हमें नहीं पड़ता है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके हाइड्रोजन क्लोराइड एक सिंगल बनाते हैं, इसके अलावा हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला करके कोई दूसरा कंपाउंड नहीं बनता है, तो केवल हम हाइड्रोजन क्लोराइड कह दिए। उसी तरीके से हमारा H2S है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, तो ये भी जो है वो हमारा क्या किया कि सिंगल बनाया, तो इसमें भी हमें हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक बात और हम ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन जो है अगर फर्स्ट मतलब हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो हाइड्रोजन के लिए प्रीफिक्स जो है वो मोनो, डाई, ट्राई वगैरह हमें यूज नहीं करना है। बाकी अगर कोई दूसरा एलिमेंट रहे तो उसके लिए हम डाई, ट्राई ये सब यूज करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन के लिए ये यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ कुछ जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैं उन्हें उनके कॉमन नेम से भी जाना जाता है, ना कि उनके साइंटिफिक नेम से। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें H2O का, तो H2O को हम लोग हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं कहते हैं। H2O तो कभी कभी कह देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड उसे नहीं कहते हैं, जबकि इनका कॉमन नाम जो वाटर है उससे हम लोग जानते हैं। उसी तरीके से NH3 हमारा जो है, NH3 जो होता है वो नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, तो नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड हम लोग नहीं कहते हैं, इससे सिंपली NH3 जहां भी रहता है उसे हम अमोनिया के नाम से जानते हैं। तो अब आगे हमें क्या करना है कि लिखना है केमिकल फार्मूला। उस केमिकल फार्मूला को लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जान लेते हैं कुछ जो हमारे मेटल एलिमेंट और कुछ जो नॉन मेटल एलिमेंट है उनका वैलेंसी कितना होता है, क्योंकि इन वैलेंसीज का यूज करके हमें जो केमिकल फार्मूला है उसे लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो वैलेंसीज देख लेते हैं कुछ कॉमन मेटल एलिमेंट का जो कि हमें ज़रूरत होगा। तो जैसे यहाँ पे है लिथियम, तो लिथियम का 1 वैलेंसी, सोडियम का 1 वैलेंसी, पोटेशियम का 1, सिल्वर का 1, कॉपर का 1 या 2 दोनों होता है, मरकरी का 1 और 2 दोनों, मैग्नीशियम का 2, कैल्शियम का 2 वैलेंसी, जिंक का 2 वैलेंसी, आयरन का 2 और 3 दोनों, एल्युमिनियम का 3 वैलेंसी। तो ये तो हो गया मेटल जिनका कि हम लोग यूज करेंगे मोस्टली। उसके बाद नॉन मेटल जैसे कि हाइड्रोजन का यूज करते हैं, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, फ्लोरीन का 1, क्लोरीन का 1, ब्रोमीन का 1, आयोडीन का 1, ऑक्सीजन का 2, सल्फर का 2, नाइट्रोजन का 3, फास्फोरस का 3 और कार्बन का 4 वैलेंसी होता है। तो वैलेंसी के हिसाब से देख सकते हैं कि हम लोग का जो कंपाउंड है उसमें कैसे डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, सबसे पहला फिगर जो है वो वाइट कलर का कुछ पाउडरी सब्सटेंस दिख रहा होगा, सेकंड में येलो कलर का है और थर्ड में भी येलो जैसा ही कुछ दिख रहा है। तो ये जो फर्स्ट जो है वो फेरस सल्फेट है, फर्स्ट फेरस सल्फेट है, यानी यहाँ क्या है, आयरन और सल्फर, आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन तीनों का मिक्सचर है। तो यहाँ जो आयरन है वो 2 वैलेंसी वाला आयरन है, इस कारण ये जो कलर है वो कैसा है, तो वाइट है। वही अगर जो हमारा आयरन है यानी फेरस जो है वो सल्फेट से अगर मिक्स होगा लेकिन वैलेंसी अगर 3 रहेगा तो कलर में देख सकते हैं कि कलर में कैसे चेंजिंग आ गया, मतलब वाइट था जब वैलेंसी 2 था और येलो हो गया जब आयरन का वैलेंसी 3 है। तो इस तरीके से चेंज होगा हमारा कलर, ये इस पे डिपेंड करता है, मतलब वैलेंसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, दोनों एक ही नहीं हो सकता है। तो वैलेंसी जो है वो सल्फर का 2 दिया हुआ है हमारा टेबल में, सेकेंड टेबल में, लेकिन वैलेंसी जो सल्फर का है वो 4 और 6 भी होता है कुछ कंपाउंड के साथ। तो जब 2 होगा तो ये क्या होगा कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड होगा तो 2 वैलेंसी होगा,
मतलब हाइड्रोजन केवल सल्फाइड हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोनो नहीं कहेंगे, हाइड्रोजन और सल्फर से केवल एक ही कंपाउंड बनता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, तो 2 वैलेंसी हो गया। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तो सल्फर डाइऑक्साइड में हमारा 4 वैलेंसी। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो वैलेंसी है वो 6 हो जाता है, किसका, तो सल्फर का। उसी तरीके से नाइट्रोजन और फास्फोरस भी है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का ऐसे टेबल में जो वैलेंसी है वो 3 दिया हुआ है, लेकिन कुछ कंपाउंड के साथ इनका जो वैलेंसी है वो 5 भी हो जाता है। तो यदि वैलेंसी जो है वो 1 है तो मोनोवैलेंट, अगर वैलेंसी 2 है तो डाइवैलेंट, वैलेंसी 3 है किसी भी एलिमेंट का तो ट्राइवैलेंट, वैलेंसी 4 है तो टेट्रावैलेंट, वैलेंसी 5 है तो पेंटावैलेंट, और वैलेंसी अगर 6 है तो हेक्सावैलेंट। तो इसी तरीके से वैलेंसी जो है वो चेंज होते जाएगा। तो अभी वैलेंसी बताया गया था, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इनका जो वैलेंसी है वो याद कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में जब मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का फार्मूला लिखना है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।